गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइज, आज मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 12th क्लास का होने वाला है वो है रेशियो एनालिसिस। बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि किस तरीके से सर इसके न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करें, बोले इसके रेशियोज हमको याद नहीं होते। तो उन सारी प्रॉब्लम्स का मैं वन शॉट के अंदर आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आया हूं। बट बशर्ते आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, कंटेंट अगर पसंद आता है तो सभी को इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले गाइस। और वीडियो को लास्ट तक हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यूअर को देखना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। भैया, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है कि किसी भी मैथमेटिकल डेटा का दूसरे मैथमेटिकल डेटा से क्या करना है, हमको अनुपात निकालना होता है। जैसे कि करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटी के साथ अनुपात कितना होगा, कि करंट एसेट्स हमारे बिजनेस में कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है, तो उन दोनों का अनुपात क्या है, वही क्या होता है, रेशियो होता है। डेटर्स का सेल्स के साथ कितना अनुपात है, वही क्या होता है, हमारा रेशियो होता है। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो ये रेशियो कैलकुलेट किया जाता है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। एंड इट इज द अर्थमेटिकल रिलेशनशिप। क्या होता है, अर्थमेटिकल रिलेशनशिप होता है अकाउंटिंग वेरिएबल्स का। बोले बिटवीन टू और मोर अकाउंटिंग वेरिएबल्स होते हैं, एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा अकाउंटिंग वेरिएबल होंगे, डाटा होंगे। उन डाटा के बीच में जो अर्थमेटिकल रिलेशनशिप को शो करता है, दैट इज अ अकाउंटिंग रेशियो। बात करें रेशियो एनालिसिस की, तो गाइस बहुत सिंपल है ये रेशियो एनालिसिस। बोले ये क्या है, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करना है, इट इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस होने वाला है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। बोले अकाउंटिंग रेशियो की हेल्प से हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एनालिसिस करते हैं, दैट एनालिसिस इज कॉल्ड टू बी अ रेशियो एनालिसिस। गाइस, इस रेशियो एनालिसिस के कुछ तो एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं एक कंपनी के लिए। अब एक कंपनी में क्या क्या रेशियो एनालिसिस के कारण एडवांटेजेस आ सकते हैं, वो एडवांटेजेस के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। नंबर 1 गाइस, यहां पर होगा यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। भाई आपने क्या कर लिया, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फोरकास्टिंग कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस की हेल्प से आपने क्या कर लिया, एनालिसिस कर लिया। अब रेशियो एनालिसिस के हिसाब से एनालिसिस करने के कारण आप क्या कर सकते हैं, अब जो फ्यूचर में आपकी डिसीजन मेकिंग है आपकी कंपनी की, उन डिसीजन मेकिंग्स को, उन प्लानिंग्स को क्या कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो। नंबर 2 बोले यूजफुल इन द डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। तो गाइज, आप इसकी हेल्प से रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने के बाद में रेशियो के थ्रू, तो आप अपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बिजनेस की जो होती है उसको क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहां पर आ जाएगा थर्ड पॉइंट आपका, यूजफुल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए एक बहुत ज्यादा यूजफुल टूल बनकर आया है। तो इसलिए रेशियो एनालिसिस हमारे लिए क्या होता है, कंपनी के लिए क्या होता है, एक बहुत ज्यादा यूजफुल टूल के रूप में माना जाता है। यूजफुल इन इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपटीशन में कंपैरिजन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वीडियो के अंदर भी बताया था कि भैया इंटरफर्म और इंट्राफर्म के अंदर क्या मतलब, एक फर्म से एक फर्म का अदर फर्म से, ठीक है, कंपैरिजन करना भी क्या हो जाता है, रेशियो एनालिसिस के थ्रू बिल्कुल आसान हो जाता है। यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज। बोले इस रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस की जो वीक एरियाज है, जो कमजोरियां हैं, उस कमजोरियों का एनालिसिस करके और उनको फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई गाइस कर सकते हैं। बात करें डिसएडवांटेजेस की, ये तो थे एडवांटेजेस जो कि सिंपली हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडवांटेजेस के थ्रू ही हम इसको पुट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो भैया डिसएडवांटेजेस आपको पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने भी डिसएडवांटेजेस है वो रेशियो एनालिसिस के सारे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। पर्सनल बाइस का मतलब होता है कि भैया
ये क्या होते हैं, मैनेजमेंट इसमें क्या कर देता है, खुद का पर्सनल हस्तक्षेप भी कर देता है। हस्तक्षेप का मतलब इंटरफियर कर देता है। उस इंटरफियर के थ्रू जो स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, उन स्टेटमेंट से जो रिजल्ट है वो ट्रू और फेयर नहीं होते। उसके कारण जो रेशियो एनालिसिस किया जाएगा वो रेशियो एनालिसिस भी प्रॉपर नहीं रिजल्ट शो करेगा। तो इसलिए इसकी लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस होते हैं, पर्सनल बाइस से अफेक्टेड होते हैं रेशियो एनालिसिस। इसके बाद में है लेक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। गाइस इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड रेशियो बनाया नहीं गया है। स्टैंडर्ड रेशियो नहीं बनाया गया है, इस कारण से हम इसका प्रॉपरली एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। सो दैट इसको बोल सकते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। अब यहां पर फोल्स रिजल्ट या स्टेटमेंट्स जो आपने बनाए थे वो ट्रू और फेयर नहीं थे। क्यों? वो पर्सनल बायस से इंपैक्टेड थे। इस कारण से उनके जो रिजल्ट्स है वो कौन से होंगे, फोल्स रिजल्ट्स होंगे। अब अगर उनके रिजल्ट्स फोल्स थे तो आपने जो एनालिसिस किया था वो एनालिसिस के रिजल्ट्स भी क्या होंगे, यहां पर फोल्स होने वाले हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस माना जाएगा रेशियो एनालिसिस का। क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर नॉट कंसीडर्ड। मैंने आपको बताया था कि भैया क्वालिटेटिव, यहां पर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को तो इंक्लूड किया जाता है, बट क्वालिटेटिव फैक्टर यानी कि एफिशिएंसी के साथ जो वर्क हुआ है उस एफिशिएंसी को यहां पर रेशियो के अंदर एनालिसिस नहीं किया जाता। इसलिए दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेशियो एनालिसिस। गाइस अब यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है प्राइस लेवल चेंज आर नॉट कंसिडर्ड। मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइजेस क्या होती है, हर दिन चेंज होती है, बट हमारे जो एसेट है बिजनेस में जो भी हम शो करते हैं वो हमारे बुक वैल्यू के ऊपर शो कर देते हैं। तो उससे जो रिजल्ट हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू आते हैं वो ट्रू एंड फेयर नहीं होते। इस कारण से यहां पर जो रेशियो एनालिसिस उनका किया जाता है वो भी ट्रू नहीं माना जाएगा। इसलिए इसको डिसएडवांटेजेस के रूप में मान लिया जाता है कि होना क्या चाहिए था, मार्केट प्राइस यानी प्रेजेंट लेवल जो मार्केट में चल रहा है उस एसेट की वैल्यू उसके ऊपर शो करना था, बट हमने नहीं किया। विंडो ड्रेसिंग, भैया था कुछ और दिखा दिया कुछ और, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, विंडो ड्रेसिंग के नाम से। कि भैया जैसी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की नहीं थी वैसी क्या कर दी, शो कर दी, और इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स उससे क्या हो गए, उस जो लोकल व्यू हमने दिखाया है उस व्यू को देखकर वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशंस बहुत सारी कंपनीज के अंदर आजकल की जाने लगी है विंडो ड्रेसिंग वाली, कि यहां पर एक्चुअल सिचुएशन कुछ और होती है कंपनी की और उसको पब्लिकली शो कुछ और कर दिया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेजेस ऑफ अ रेशियो एनालिसिस। तो गाइस ये छोटा छोटा थ्योरेटिकल पार्ट था। अब जो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल पार्ट लेकर आ रहा हूं, हाँ तो गाइस अब चलेंगे हम हमारे प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। और प्रैक्टिकल पार्ट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज में सबसे पहले हमारे टाइप्स कौन कौन से होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो नंबर 1 जो हमारा होगा टाइप वो होगा स्टूडेंट्स लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आएंगे हमारा, एक तो करंट रेशियो आएगा, एक लिक्विड या क्विक रेशियो, और या इसी का दूसरा नाम रख दिया, जैसे कि घर में रख देते हैं छोटू और बाहर रख देते हैं मोटू, कुछ भी है तो उसी तरीके से इसका नाम भी हमने रख दिया लिक्विड, क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो। अब बात करें सोल्वेंसी रेशियोज की, तो सोल्वेंसी रेशियोज में हम 4 तरीके के रेशियो पढ़ने वाले हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ने वाले हैं, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो पढ़ने वाले हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ने वाले हैं और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर होगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर होगा, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जीपी रेशियो सारे प्रॉफिट पर बेस्ड होंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जिनको आरओआई बेस्ड रेशियो भी हम बोलते हैं। बोले सर इनमें डिफरेंस क्या था, क्यों बताया आपने, तो मैं आपको बता देता हूं कि इनको मैंने एक साथ कलेक्ट क्यों किया है, किस रीजन से किया है, वो मैं आपको बता दूं। कुछ ज्यादा सिंपल करने वाला हूं इस टॉपिक को आप लोगों के लिए। तो ये देखो लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो, कई बार क्या है स्टूडेंट ही कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसमें कई रेशियोज के आंसर तो परसेंटेज में आ रहे हैं, कई रेशियोज के आंसर टाइम्स के अंदर आ रहे हैं और कई रेशियोज के आंसर इस2 में आ रहे हैं। तो बोले सर हमको आंसर लिखना कैसे है, तो मैं आपको बता दूं ये लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो जो भी होने वाले हैं वो सारे के सारे एक्चुअल रेशियो होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कि 100/50
तो 100/50 हो गया, तो यहां पर क्या कर देंगे हम, 100/50 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2:1, तो 2:1 हो जाएगा। ये प्योर रेशियो हो जाएगा जिसको हम एक्चुअल रेशियो के नाम से जानेंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो जितने भी होंगे उनके जो आंसर आने हैं वो किस तरीके से आने हैं, जो एक्चुअल रेशियो है वही इनका हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। जो सॉल्व करने के बाद में इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद में आएगा वही हम यहाँ पर इसको नोट करने वाले हैं। बात करें हम हमारे एक्टिविटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज की, तो इनका जो भी होगा, जितने भी रेशियो है उन सबका आंसर जो आएगा वो किसके अंदर आएगा, टाइम्स के अंदर। टाइम्स का मतलब वो डेज में भी हो सकते हैं, तो वो मंथ्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो पीरियड के अंदर ही इसका, टाइम के अंदर ही इसका रेशियो होगा, मंथ में भी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है गाइस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का आपका आंसर हमेशा किसके अंदर आएगा, परसेंटेज के अंदर रेशियो आएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए अब देखो, अब आपके लिए सिंपल हो गया बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, ये दोनों किसमें आ जाएगा, बोले जो एक्चुअल कैलकुलेशन की है इस 2 के अंदर निकल के आने वाला है इनका आंसर। इनका आंसर किसके अंदर निकल के आएगा, टाइम के अंदर, यानी मंथ हो सकता है तो वो ईयर हो सकता है, तो वो डेज हो सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर जो निकल के आएगा वो परसेंटेज के अंदर निकल के आएगा। अब आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने में दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जो नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे वो आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो है ये वाला। अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं हमारे, एक तो करंट रेशियो आएगा, एक लिक्विड एंड क्विक असेट्स रेशियो आएगा। तो करंट रेशियो की गाइज हम बात करेंगे, तो करंट रेशियो जो हमारा होने वाला है वो होगा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट पढ़ी थी सब एक स्टूडेंट, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर देखने से पहले बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को एक बार रिवाइज जरूर कर ले। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर आगे बढ़ने वाला है ये। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आपको पता है, जो आपने बैलेंस शीट बनाई थी उस बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट वाला पार्ट था उस एसेट के 2 ही पार्ट थे, एक तो नॉन करंट एसेट्स थी और एक करंट एसेट्स थी। तो भैया करंट एसेट्स के अंदर जो जो हमने लिखा था, सबसे पहले हमने लिखा था वहां पे करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखी थी। अब मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी उनको बोल सकते हैं हम। ट्रेड रिसीवेबल जो आएगा, बीआर डेटर आएगा, लेकिन डेटर कौन सा वाला आएगा, ध्यान रखना जो मैं यहाँ पर नोटिंग कर रहा हूं ना उनको ध्यान रखना, क्योंकि वही आपके रेशियो के क्वेश्चंस में जो सॉल्यूशन करते हो उस टाइम पर गलत होने वाली चीजें है। तो ये डेटर जो हमारे को लेना है वो कंसिडर करना है आफ्टर पीवीडी, यानी प्रोविजन कोई सा भी बना हुआ हो उसके बाद लेना है। इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज के अंदर हमें लेना है एक्सक्लूडिंग, यहां पर लूज टूल्स को हमारे को हटा देना है, स्टोर एंड स्पेयर्स को हमको हटा देना है। बाकी की जितनी भी इन्वेंट्रीज होगी उन इन्वेंट्रीज को हम यहाँ पर ले लेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आ जाएगा। अदर करंट एसेट्स जिसमें प्रीपेड, एक्रूड, तो जो एसेट में पढ़ा था हमने करंट एसेट्स में वो सारी एसेट्स पर यहाँ पर मेंशन कर दिए। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपको पता है बैंक ड्राफ्ट हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सारे किसमें आ जाएंगे, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा करंट एसेट्स का पार्ट। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। लर्न किसके थ्रू करना है, हमारी बैलेंस शीट के थ्रू, जिसमें करंट एसेट जितनी भी थी वो सारी की सारी लेनी है, सारी की सारी। बस यहां पर क्या करना है, जो डेटर लेना है वो आफ्टर पीवीडी लेना है, और जो इन्वेंट्री लेना है वो इन्वेंट्री के अंदर से आपको लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स को हटा देना है। बाकी सारी की सारी इन्वेंट्री ले लेना, बाकी पूरी की पूरी करंट एसेट्स ऐसे कैसे आनी है। करंट लायबिलिटी में भैया, करंट लायबिलिटी आपको पता है कि सबसे पहले जो करंट लायबिलिटी में हमने जो 3 हेड पढ़े थे, मैन हेड कौन कौन से पढ़े थे, एक तो पढ़ा था हमने शेयर होल्डर फंड पढ़ा था, और शेयर होल्डर फंड के बाद में हमने पढ़ा था नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर उसके बाद में पढ़ा था करंट लायबिलिटी। तो ये करंट लायबिलिटी में मैंने 4 लायबिलिटीज आपको वहां पर बताई थी। एक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बताई थी मैंने आपको, वहां पे ट्रेड पेबल्स बताए थे जिसके अंदर क्रेडिटर्स था और बिल्स पेबल था। अदर करंट लायबिलिटी बताई थी, और उसके बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जितने भी हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स का हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का, वो सारे प्रोविजन यहाँ पर हमको कंसीडर करने, इसके अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर। अब हमारे नेक्स्ट रेशियो की तरफ हम बढ़ेंगे, और वो रेशियो होगा हमारा कौन सा वाला, लिक्विड या क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो। अब ये रेशियो किस तरीके से होने वाला है मैं एक बार रब कर देता हूं, आप जूम करके स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद में अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। मैं थोड़ा रफ्तार पे चलने वाला हूं क्योंकि 1 शॉट वीडियो है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वो लिक्विड या क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो होने वाला है। हमारा नेक्स्ट रेशियो है लिक्विड रेशियो। अब ये लिक्विड रेशियो कैसे निकलेगा,
तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। गाइस हमें ये पता होना चाहिए करंट लायबिलिटी तो सेम वही होगी जो हम पहले कंसिडर कर चुके। तो अब क्विक असेट्स के बारे में बात करें तो क्विक असेट्स जो हमारी होने वाली है, जो टोटल ऑफ करंट असेट्स होगी, यानी करंट असेट्स के टोटल में से अगर मैं स्टॉक, प्रीपेड और एडवांसेज में दो चीजें आएगी, एक तो एडवांस टैक्स आएगा, एक एक्रूड हमारा कोई भी होगा तो वो आ जाएगा। तो उनको अगर मैं लेस कर देता हूं इन चीजों को, तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा मेरा क्विक असेट्स। तो ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट्स की जो करंट असेट्स का टोटल है उसमें से अगर मैं स्टॉक, प्रीपेड और एडवांसेज को लेस कर देता हूं तो मेरे पास क्विक असेट्स निकल के आ जाएगी। मैं मेरे फॉर्मूले में पुट करूंगा और उसका आंसर निकाल लूंगा। अब बात करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं हमारे सोल्वेंसी रेशियोज की तरफ। अब सोल्वेंसी रेशियोज के अंदर हम कौन कौन सा रेशियो पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले मैं डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ूंगा, फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो के बाद में मैं टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में प्रोप्राइटरी रेशियो में आपके सामने कंसिडर करूंगा। बट उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बैलेंस शीट बताना चाहूंगा। इस बैलेंस शीट के थ्रू क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था सारे के सारे जो फॉर्मूला सोल्व होने हैं वो किसके थ्रू होंगे, या तो बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट से कैसे सोल्व होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। भैया बैलेंस शीट में जो हमारा एसेट्स वाला पार्ट होता है, उस एसेट्स वाले पार्ट में दो चीजें होती है, एक तो नॉन करंट एसेट्स और एक होता है हमारा करंट एसेट्स। अब अगर इन दोनों को मैं बोल दूं तो मेरी क्या हो जाएगी, टोटल एसेट्स हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं इसको लिख दूं तो ये हो जाएगा मेरा टोटल एसेट्स वाला पार्ट। तो ये टोटल एसेट्स आ गया, और ये क्या हो जाती है मेरी टोटल लायबिलिटी हो जाती है, ये टोटल लायबिलिटी हो गई। अब देखिए गाइस, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता है हमारे टॉप पर, और यहां पे आता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें होती है लॉन्ग टर्म डेब्ट और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। अब करंट लायबिलिटी आप सबको पता है कि कौन कौन सी होती है। अब अच्छे से देखे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखे, मैं एक एक फॉर्मूला का तोड़ निकालने वाला हूं इसके थ्रू। अब वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो आएगा। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो है तो इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, टोटल डेब्ट अपॉन, यानी डेब्ट कौन सा वाला ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म। अगर टोटल डेब्ट से भी क्वेश्चन कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म डेब्ट पे, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो आपको स्टूडेंट्स कि लॉन्ग टर्म डेब्ट को बेस्ड मानना है, या आपको दे रखा हो टोटल डेब्ट को बेस्ड मानना है, तो टोटल डेब्ट से करोगे। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोला है तो लॉन्ग टर्म से करोगे। अपॉन क्या कर दोगे, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। अब गाइस शेयर होल्डर फंड कहां से कैसे कैसे निकल सकता है वो आप देखिए। देखो शेयर होल्डर फंड अगर क्वेश्चन में आपको टॉप पर दिया हुआ है शेयर कैपिटल, आपको पता है कि शेयर होल्डर फंड के लिए क्या करते हैं हम, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, उन दोनों को ऐड करेंगे, जो टॉप के हेड है उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब एक तो तरीका है ये कि सीधा सीधा आपको लायबिलिटी साइड में टॉप पर दे रखा हो कि शेयर कैपिटल दे रखा है और रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को आपने क्या कर दिया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को ऐड किया तो आपका शेयर होल्डर फंड निकल के आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, इस टोटल एसेट्स दे रखी हो आपको क्वेश्चन में, तो टोटल एसेट्स में से आप क्या लेस कर देंगे, एक तो अपना करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे, एक नॉन करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टोटल एसेट्स जो है वही क्या होता है, टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है, और टोटल लायबिलिटी में से अगर इन दोनों लायबिलिटीज को मैं लेस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। तीसरा तरीका क्या है कि टोटल एसेट्स है, इस टोटल एसेट्स में से अगर मैं क्या लेस कर देता हूं, टोटल डेब्ट को, टोटल डेब्ट इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है हमारा टोटल डेब्ट, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल एसेट्स में से टोटल डेब्ट को लेस कर देता हूं तो क्या निकल के आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आया कि डेब्ट अगर लॉन्ग टर्म हो तो लॉन्ग टर्म में नॉन करंट लायबिलिटी वाला लॉन्ग टर्म डेब्ट और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों को ऐड कर देना तो आपका डेब्ट आ जाएगा। बट अगर कौन सा हो, टोटल डेब्ट हो, टोटल डेब्ट को बेस्ड मानकर क्वेश्चन किया जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को जोड़ोगे, दोनों को ऐड करते हैं आपका टोटल डेब्ट निकल के आ जाएगा। अपॉन कर देंगे हम इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया है। अब गाइस यहाँ पर डेब्ट कैसे निकलता है, तो देखो टोटल डेब्ट में से अगर करंट लायबिलिटी लेस कर दें, ये टोटल डेब्ट है, इस टोटल डेब्ट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी अगर लेस कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, नॉन करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अगर लॉन्ग टर्म की बेसिस पे निकालना है तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकलेगा, टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी को लेस करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से अगर आप लेस कर दोगे इक्विटी तो भी आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका टोटल डेब्ट निकल के आ जाएगा। अब बात करें हम हमारे टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो की। टोटल एसेट्स
अपॉन क्या कर दें हम, डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट। अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए बोला हो तो ही आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट पुट करना है, अदरवाइज तो आप कौन सा वाला डेप्ट लोगे, टोटल डेप्ट आप लोगे। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स के बारे में आपको पता है कि यहां पर अगर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों दे रखी है, दोनों को ऐड करोगी तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, यहां पर टोटल एसेट्स निकल के आ जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि जो फिक्स नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड करोगे तो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या लेना है आपको, एक तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है हमारी और एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे सारे के सारे आ जाएंगे, उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आ जाएगा। अब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आपके सामने पहले ही कंसिडर कर चुका हूं गाइस कि करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स को आपको इंक्लूड करना है। अब बात करें कि इसी फॉर्मूले को टोटल एसेट्स में दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। बोले सर कौन से तरीके से, तो भैया शेयर होल्डर फंड, इस शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी और टोटल लायबिलिटी की बराबरी क्या होती है, आपकी टोटल एसेट्स होती है। तो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गाइस हम बात करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड बराबर होता है किसके, ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी बराबर होता है किसके, नेटवर्थ। तो चाहे इन चारों में से कोई सा भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अपॉन क्या करेंगे हम, टोटल एसेट। टोटल एसेट्स निकालना मैंने आपको यहां पर ऊपर बता दिया है कि टोटल एसेट्स आप कितने तरीके से निकाल सकते हो, दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो मैंने बैलेंस शीट के थ्रू आपको बिल्कुल पूरी तरीके से प्रॉपरली समझा दिया है। ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड है तो प्रोप्राइटरी फंड मैंने बताया किसके बराबर मानना है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि शेयर होल्डर फंड हमारा कैसे निकलना है। अब बात करें हम कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वर्किंग कैपिटल कुछ चीजें हैं जो कि कंसिडर कर लूं मैं पहले आपसे, आगे के फॉर्मूलाज करवाने से पहले तो सही रहेगा। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स में से क्या लेस करना है हमको, करंट लायबिलिटी, तो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकलता है उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड में करना क्या होता है, जो हमारा ये अपर पार्ट है इन दोनों को क्या कर दे, अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है। शेयर होल्डर फंड को, नॉन करंट लायबिलिटी को, दोनों को ऐड करोगे, ऐड करते ही क्या आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब तो बोले सर और दूसरे तरीके से भी हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैसे, मान लो टोटल एसेट्स है, असेट्स के टोटल में से असेट्स का टोटल किसके बराबर होता है, लायबिलिटी के टोटल के बराबर होता है। अब लायबिलिटी के टोटल में से अगर आप करंट लायबिलिटी लेस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, अपने आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। तो ये देखो दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या किया, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। रीजन समझ में आया कि मैंने क्यों लिखा ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। बोले सर कौन सा बना सकते हो, भैया आप देखो यहां पर है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और उसमें अगर मैं ऐड कर दूं वर्किंग कैपिटल, भैया वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स के टोटल में से करंट लायबिलिटी का टोटल आप लेस करते हो, तो इसका मतलब एक तरीके से नॉन करंट एसेट्स के अंदर आप क्या जोड़ रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐड किया और उसमें से करंट लायबिलिटी लेस कर दिया, तो भी आपका क्या निकल के आएगा, यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। तो इस बैलेंस शीट को अच्छे से जूम इन करें और स्क्रीन कैप्चर करके और आराम से इसका नोट्स प्रिपेयर करें। इसके जस्ट बाद हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में लेने वाला हूं। नेक्स्ट जो रेशियो होने वाला है वो होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हर्डल करता है, वो है पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, या इंटरेस्ट चार्जेस के नाम से भी लिख सकते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये पीबीआईटी क्या है, तो इसका मैं फुल फॉर्म आपको सबको क्लियर कर देता हूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं, बट कई बार क्वेश्चन में ये दे देता है क्लियरली, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। बट दिक्कत कहां पर आएगी, मान लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दे दिया और फिर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। वो वर्किंग क्या होगा, जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको ये है, ठीक है, अगर इसमें से ये लेस कर दे हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर हमने इंटरेस्ट लेस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा रह जाता है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने लेस कर दिया टैक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन होता है, तो जब यहां से आप यहां तक पहुंच गए तो यहां से वापस पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एड बैक करता हुआ चलना पड़ेगा।
तो यहां पर आपने इसमें से इसको लेस किया तो ये आया, इसमें से इसमें इसको अगर वापस से ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, और फिर इसमें इसको वापस से ऐड कर देंगे तो यहां पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ये मान लो कि 30% हमारे को टैक्स दे रखा है, तो हम जो पीबीटी है उस पीबीटी को कितना मानते हैं 100%। 100% के इक्वल हमारे को मानना पड़ेगा। 100 में से 30% आपने कितना कर दिया 30, तो बाकी जो बचा ये कितना बचा 70 के बराबर। ये जो भी अमाउंट आए उसके अपॉन में आप 70 कर देना, मल्टीपल बाई 30 करोगे, वैसे ही क्या निकल के आ जाएगा, टैक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जैसे ही टैक्स की वैल्यू निकल के आए तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गाइस क्या करेंगे, उस टैक्स की वैल्यू को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी डिबेंचर्स जो दे रखा होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो दे रखा होगा, उसका जो परसेंटेज होगा गाइस इंटरेस्ट का, उससे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे और इसको इसमें ऐड करके और ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसके बाद है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। मैंने आपको बताया था एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो कोई सा भी हो, उसका जो आंसर हमको लिखना है वो किसमें लिखना है, आना है जो आएगा किसमें आएगा, टाइम्स के अंदर आएगा। अब टाइम्स के अंदर आएगा तो सबसे पहला जो हमारा रेशियो होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का गाइस बहुत सिंपल चीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, यहां पर जो भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज होंगे उन सभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज के अंदर हमें ऊपर क्या करना है, या तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या नेट रेवेन्यू लिखना है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही बोलते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। गाइस 11th क्लास से हम सीखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वही ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कर देंगे नेट परचेज। ये नेट परचेज क्या होता है, नेट परचेज का मतलब होता है हमारा परचेज, उसमें से माइनस कर देंगे हम परचेज रिटर्न को, तो हमारा नेट परचेज आ जाएगा। प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम पुट किया करते थे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो किसका आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। कई बार क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन ना देके आपको सिर्फ क्या दे देता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे देता है और ग्रॉस प्रॉफिट दे देता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू किसकी होता है, ये सेल्स के इक्वल होता है। तो नेट सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट लेस करोगे तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट होकर आ जाएगा। बट कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऐसे होते हैं उसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन हो क्वेश्चन में, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा हो, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी वो फिनिश गुड का भी हो सकता है, WIP का भी हो सकता है और रॉ मटेरियल का भी हो सकता है। प्लस करेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इस तरीके से भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट किया जा सकता है गाइस। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री की बात करें, एवरेज इन्वेंट्री बिल्कुल सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दे रखा हो, अपॉन क्या करना है हमको 2 करना है, ठीक है। बट अगर मान लो दोनों में से सिर्फ एक दे रखा हो तो आपको उसका एवरेज करने की आवश्यकता नहीं हो रखी। क्यों? चाहे ओपनिंग इन्वेंट्री हो चाहे क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा हो, इंडिविजुअली दे रखा हो तो आप उसका एवरेज नहीं करेंगे, वो अपने आप में एवरेज माना जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल किससे क्रिएट होते हैं भाई, आपको अच्छे से पता है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स किसके थ्रू क्रिएट होते हैं, जहां पर क्रेडिट सेल हो। तो यहां पर सीधा सीधा सा आपको क्या नोट करना है, क्रेडिट रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब वही सेल, तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या आप किस में पुट कर सकते हो, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन क्या कर दोगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब बात आती है, बोले सर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाले, तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें से लेस कर देंगे रेवेन्यू रिटर्न को, तो क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो ये नेट क्रेडिट सेल्स और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही बातचीत होती है, क्रेडिट सेल माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। या कई बार आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा हो, यानी टोटल सेल्स गिवन हो, तो उसमें से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेस करना पड़ेगा और रेवेन्यू रिटर्न को लेस करना पड़ेगा। तो आपके सामने जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर मैंने आपको बताया कि हमेशा ट्रेड रिसीवेबल किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर जनरेट होता है और बीआर के ऊपर, तो डेटर्स और बीआर। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी, कब, जब करंट रेशियो बताया था, करंट रेशियो मैंने बताया था डेटर्स ऑलवेज कौन सा लेना है, आफ्टर प्रोविजन, यानी आफ्टर पीबीडी। बट यहां पर जो डेटर्स आप लोगे वो हमेशा ग्रोथ डेटर्स आएगा, कभी भी पीबीडी को लेस करने के बाद डेटर नहीं लोगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट रहेगा स्टूडेंट सबके लिए।
प्लस बी आर, तो ये आ जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज किस निकलेगा, तो यहां पर देखो ओपनिंग डेटर दे रखा हो, ओपनिंग बी आर दे रखा हो, उनमें क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बी आर को ऐड करेंगे, अपॉन कर देंगे 2। बट मैंने आपको बताया कि अगर मान लो एक ही डेटा दे रखा हो, तो ओपनिंग ही दे रखा हो तो एवरेज करने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग दे रखा हो तो एवरेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरेज कब करोगे, जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन हो। डेटर्स कलेक्शन पीरियड किस निकलेगा भाई, बिल्कुल सिंपल है, इस या फॉर्मूले को क्या कर देना, रिवर्स करके और मल्टीपल बाई कर देना 12, 52, 365। 12 अगर क्वेश्चन आंसर किसमें मांग रहा हो, मंथ्स में, 52 क्वेश्चन आंसर किसमें मांग रहा हो, वीक्स में, तो 52 से, अदरवाइज 365 अगर डेज में आंसर मांगता है तो। या आप इस तरीके से ना करके, इसको रिवर्स करके और मल्टीप्लाई ना करके, आप जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकलेगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकलेगा, उसका 365 12 52 में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर वहां से भी सेम निकल के आएगा। इसके बाद जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होने वाला है, बिल्कुल सिंपल है। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल था तो वो किसके ऊपर आ रहा था, क्रेडिट सेल्स के ऊपर आ रहा था, यहां पर किसके ऊपर आ जाएगा, क्रेडिट परचेज के ऊपर। अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, तो वो किसके ऊपर आ रहा था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर आ रहा था, तो यहां पर एवरेज ट्रेड पेबल आ गया। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या था, जो ट्रेड रिसीवेबल निकल रहा है वो डेटर और बी आर के ऊपर निकल रहा था। ये ट्रेड पेबल जो निकलेगा वो डेटर की जगह क्रेडिटर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा क्या, बीपी। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर क्या होगा, बोले एवरेज निकालना है तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी अपॉन 2। तो सेम टू सेम होने वाला, वर्ड टू वर्ड, इसलिए मैंने इसको वापस से मेंशन नहीं किया। एवरेज पेमेंट पीरियड सेम टू सेम इसी तरीके से 365 अगर डेज में आंसर हो, मंथ्स में हो, वीक्स में हो, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर की जगह क्या करना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, यानी ये वाला जो आंसर आएगा उसका डिवाइड कर देना है। एक तो ये है, एक क्या है कि अगर ट्रेड पेमेंट पीरियड, आपको एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, ये वाला याद नहीं करना, तो ये जो याद कर रखा है इसी को क्या करना, आप रिवर्स कर देना और मल्टीपल बाय करके 12, 52, 365 यानी 12/52/365 करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद में लास्ट अपना हमारा जो होगा टर्नओवर रेशियोज के अंदर, वो होगा हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बिल्कुल सिंपल है, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं सभी स्टूडेंट्स को पता है। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को आप लेस करोगे, वर्किंग कैपिटल आपकी निकल के आ जानी है। तो यहां पर नेट सेल्स, आपको नेट सेल्स यहां पर दे रखी हो तो नेट सेल्स अपन क्या कर देंगे, वर्किंग कैपिटल। बट मैंने आपको बोला नेट सेल अगर किसी भी कंडीशन में नहीं निकल पा रही, कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, तो उसकी जगह आप यहां पर कर दोगे और COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन कर दोगे वर्किंग कैपिटल। तो गाइज ये आपके टर्नओवर रेशियो भी कंप्लीट हो गए। आराम से जूम करें, स्क्रीनशॉट ले और आराम से इसके नोट्स आप प्रिपेयर करें। इसके बाद में जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो है, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, उस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को मैं अभी कंसिडर करने वाला हूं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर जितने भी रेशियोज है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो ये ऑन सेल बेस्ड होंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था इनका जो आंसर आना है वो सारे आंसर किसमें आएंगे, परसेंटेज के अंदर आएंगे, परसेंटेज में आएंगे, इसलिए सारे के सारे रेशियोज में मल्टीपल बाय 100 आपको करना रहेगा। तो अब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो भी रेशियो आप कैलकुलेट करो, जो रेशियो कैलकुलेट करना है उसका नेम तो आपको ऊपर पुट करना है और नीचे क्या करना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल पुट करो, मल्टीपल बाय 100 करो। सबसे पहले नेट सेल, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों बातचीत एक ही होती है, मल्टीपल बाय 100 कर देंगे। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, 11th क्लास से सीखते आ रहे हो भाई। नेट ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, बोले जो सेल्स है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दो तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, वही मैंने बोला कि जीपी पूछा तो जीपी को टॉप पे रखो, नेट प्रॉफिट पूछा तो नेट प्रॉफिट को टॉप पे रखो, ऑपरेटिंग रेशियो पूछा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को टॉप पर रखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को टॉप पर रखो, और नीचे सब में क्या करना है, अपॉन नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल मल्टीपल बाय 100। अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, तो उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करेंगे, पीएनएल वाली जितनी भी इनकम होगी उनमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। भाई 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये टॉपिक तो।
ऑपरेटिंग रेशियो ये नया है, तो इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमारा निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है वो सबको पता है, बट ऑपरेटिंग क्यों, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में लास्ट फॉर्मूलाज के अंदर कंसिडर कर चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं तो मैं बता दूं, ऑफिस के जितने भी खर्चे हो, सेलिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हो, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हो, वो सारे के सारे कौन से होंगे, ऑफिस सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाएंगे। यानी मैंने यहां पर डिस्क्राइब कर दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो हमने हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो अदर एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे हमारे कौन से हो जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीपल बाय 100। अब बात करेंगे गाइस, हमको ये पता होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि खर्चे सारे के सारे मिक्स में देता है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग कौन कौन से हैं उसको किस तरीके से हमको अलग करके और लेना पड़ेगा, तो इसलिए नॉन ऑपरेटिंग की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इन दोनों को मैंने यहां पर क्या कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं होते हैं, लाइक दैट लॉस बाय थ्रिफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन हो गया, एंड चैरिटी डोनेशन या डिविडेंड पेड। ये कौन से हो जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी कोई एसेट हमने सोल्ड करी, उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया तो वो हो जाएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर हमने क्या किया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। डिविडेंड रिसीव हो रहा है या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारी हो जाएगी। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहां पर हम शामिल नहीं करेंगे। अब बात आती है हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की। तो गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमारा क्या होने वाला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम अपॉन नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो जीपी होगा उसमें ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देना है। अब ऑपरेटिंग इनकम के बारे में मैंने आपको यहां पर क्लेरिफाई कर दिया कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है। तो इसके अलावा जितनी भी इनकम होगी वो सारी कौन सी हो जाएगी, हमारी ऑपरेटिंग इनकम। उनको ऐड कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि मैंने यहां पर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। गाइस यहां पर अगर मान लो क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी दे रखा है और फिर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछे तो आपको क्या करना है, जस्ट रिवर्स चलना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है हो तो नेट प्रॉफिट दे रखा है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होंगे उन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, एड बैक करेंगे और माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होगी उनको हम लेस कर देंगे, तो हमारा जो निकल के आ जाएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तीसरा तरीका हमारे पास जो भी हमारी सेल्स है यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेस कर देंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कैसे निकलती थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिलाकर निकलती थी, तो उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगी, उसके थ्रू हम क्या कर लेंगे, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, यानी ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है और ये ऑपरेटिंग रेशियो है, इस ऑपरेटिंग रेशियो को ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो के नाम से भी गाइस हम जानते हैं। तो इन दोनों का टोटल हमेशा किसके बराबर होता है, 100 के बराबर। कैसे, देखो यहां पर मान लो अगर इसका आंसर आपका 60% आ जाता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले के थ्रू 100 माइनस क्या कर सकते हो उसमें से ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डायरेक्ट 40% भी लिख सकते हो, उसका आपका कोई भी गलत नहीं कर सकता एग्जामिनर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको आरओआई के नाम से हम बोलेंगे, इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी हम जानते हैं। गाइस पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी कैलकुलेट करना मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है और वो किसके अंदर होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर हमने पहले ही कंसिडर कर लिया है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना मैंने आपको हर तरीके से बता दिया है, 3-4 तरीके मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं, मल्टीपल बाय 100 तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गाइस ये था हमारा वन शॉट वीडियो जिसके अंदर मैंने पूरे के पूरे जितने हमारे रेशियोज थे वो सारे के सारे रेशियोज आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स ने इन रेशियोज को पढ़ने के अलावा साथ ही साथ इनको लर्न करने की कोशिश की होगी, इनके प्रॉपरली नोट्स अपने मेंटेन किए होंगे। तो गाइस इन सभी रेशियोज को आप
2 से 3 बार इनको रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद में आपको प्रॉपर्ली लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जितने भी क्वेश्चंस है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाने वाला हूं। तब तक आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख के इन फॉर्मूलाज को लर्न करें। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।